3 अगस्त की रात यूक्रेन ने रूस पर ऐसे विध्वंसक हमलों के प्रयास किए जो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। यूक्रेन ने एक साथ क्रीमिया, मॉस्को और नोवरोसिस्क पर हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस का एक लड़ाकू युद्धपोत भी तबाह हो गया। एक साथ 3 हमलों के बाद पुतिन ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों और एयरफोर्स ने हमलों की प्लानिंग की थी। बैठक के बाद पुतिन रूस की एटमी सबमरीन और अटैक वॉरशिप हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ब्लैक सी और अजोव सागर में तैनात कर दिए गए। आशंका है कि अब युद्ध क्रेमलिन बनाम पेंटागन होने वाला है। 3 अगस्त को यूक्रेन ने रूस पर तिहरा हमला किया। ये यूक्रेन के उन 3 हमलों की तस्वीरें हैं जिनसे रूस को बड़ा आघात पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है नोवरोसिस्क पोर्ट पर रूस के नेवल फ्लीट को। 3 अगस्त की रात ब्लैक सी में यूक्रेन के यूएसवी उतरे और टारगेट बना रूसी नेवी का जहाज। ये यूएसवी सीधे रूस के जहाज से टकराया। कई कैमरों में यूक्रेन के यूएसवी हमलों और विस्फोट की तस्वीरें दर्ज हुई हैं। यूक्रेन का पहला यूएसवी धमाका हुआ और उसके बाद रूस ने यूएसवी पर फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन ने एक साथ कई यूएसवी ब्लैक सी में हमला करने के लिए भेजे थे। यूक्रेन के इस हमले में ब्लैक सी फ्लीट में तैनात रूस का एक नेवल शिप तबाह हो गया। तस्वीरों में रूसी नेवी का एक जहाज एक तरफ 40 से 50 डिग्री झुका हुआ नजर आ रहा है। चार अगस्त की सुबह रूस के नेवी शिप को दूसरे जहाज खींचते नजर आए। ये रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन का तीसरा बड़ा हमला है। नोवरोसिस्क रूस की पोर्ट सिटी है और यहां ब्लैक फ्लीट के जहाज तैनात रहते हैं। यूक्रेन ने इन्हीं मिसाइल हमलों का बदला यूएसवी हमले से लिया है। इस हमले में रूसी नेवी का ओलेनगोर्स्की गोन्यार्क जहाज तबाह हो गया। ये रूस का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी इससे समंदर और जमीन दोनों पर हमले किए जाते हैं। यूक्रेन ने नोवरोसिस्क में हमला करने के लिए 10 यूएसवी भेजे थे। यूक्रेन के 9 यूएसवी रूसी डिफेंस ने ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन के निशाने पर इस वक्त रूस का ब्लैक सी फ्लीट है, क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट के जहाज ही यूक्रेन पर केएच क्रूज लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले करते रहे हैं। यूक्रेन ने 29 अक्टूबर 2022 को रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर पहला हमला किया था और उसके बाद तीसरी बार रूसी जहाज को निशाना बनाया है। तीन अगस्त की रात यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन से क्रीमिया पर भी हमले किए। एक के बाद एक कई धमाके क्रीमिया के फेदोसिया में सुने गए। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के हमले नाकाम कर दिए। रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले नाकाम कर दिए गए और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रूस के मुताबिक 3 अगस्त की रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर 13 ड्रोन हमले किए और मॉस्को पर 7 ड्रोन हमले किए, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि इस हमले के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का हाथ है।
रूस के मुताबिक नोवरोसिस्क हमले की साजिश में यूएस एयरफोर्स के विमान थे। ये थे RQ-4D फीनिक्स ड्रोन, MQ-9A रीपर ड्रोन और R-8A टोही विमान। नोवरोसिस्क पर हमले से पहले अमेरिका के 3 सैन्य सर्वेक्षण विमान ब्लैक सी के दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहे थे। रूस का दावा है कि अमेरिका युद्ध में सीधे भागीदार बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन जिन हथियारों से हमले कर रहा है उन्हें भी अमेरिकन ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन ने जिन हथियारों से रूस पर हमला बोला उनमें पहला है रुबक ड्रोन। ये ड्रोन रूस के लैंसेट और ईरान के शाहिद ड्रोन की कॉपी है। ये कामिकाजी ड्रोन है, यानी टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसका अगला हिस्सा यानी वॉरहेड रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा है। पिछला हिस्सा ईरान के शाहिद ड्रोन जैसा है। खासियत यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन के ड्रोन की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक लगाया जा सकता है। यूक्रेन का दूसरा ड्रोन है UJ-22 बीवर। ये ड्रोन यूक्रेन ने मॉडिफाई करके बनाया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हमला करने की है। इसकी रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 किलोग्राम तक विस्फोटक लोड किया जा सकता है। यूक्रेन का तीसरा हथियार है USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल। इसको 3 लोगों का क्रू दूर बना कमांड सेंटर से कंट्रोल करता है। इसको चलाने के लिए बैटरी पावर सिस्टम लगाया गया है। इस USV की लंबाई 2 मीटर होती है। इसमें 600 किलोग्राम विस्फोटक लगाया जा सकता है। पानी पर इसकी रफ्तार 8 नॉट यानी करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। यह भी टारगेट के नजदीक पहुंचकर फट जाता है। यूक्रेन के बड़े हमलों के बाद पुतिन ने रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस ने बारूदी वर्षा शुरू कर दी। लेकिन रूसी जमीन पर लगातार हो रहे हमलों में अमेरिका का हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं और इससे अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। अब तक अमेरिका से ट्रेनिंग और हथियारों की मदद यूक्रेन को मिलती रही, लेकिन खुफिया जानकारी और सैन्य अड्डों की सटीक लोकेशन मिलने से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस अमेरिका पर सीधा अटैक कर सकता है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्लैक सी में रूस ने 15 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। इन पर 60 हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल तैनात हैं। ब्लैक सी में एक सबमरीन तैनात कर दी गई है, जिस पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल लोड है। अजोव सागर में 3 वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। अजोव सागर में सबमरीन भी तैनात है। इस सबमरीन से कैलिबर PL और ओनिक्स क्रूज मिसाइलों के टेस्ट की तैयारी है। ओनिक्स मिसाइलों से रूस नेटो के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर चुका है और अब इन मिसाइलों का टारगेट यूरोप में नेटो के सैन्य ठिकाने बन सकते हैं। रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट पर हमले के बाद क्रेमलिन और पेंटागन की सीधी जंग छिड़ने की आशंका है और इस जंग का मतलब होगा परमाणु विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। जंग का सबसे भीषण दौर शुरू हो चुका है। युद्ध में हर रोज यूक्रेन के 1200 सैनिक मारे जा रहे हैं। सर्दी से पहले रूस और यूक्रेन में कब्जे वाली जंग शुरू हो गई है। इसके तहत करीब दर्जन भर वॉर फ्रंट पर महाविध्वंस हो रहा है। अगस्त में शुरू हुई ये युद्ध सितंबर तक और भी विनाशक हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन में विनाश का यू शेप बनाना शुरू कर दिया है।
आखिर क्या है ये यू शेप? 24 घंटे में कहां कितना विध्वंस हुआ, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए सीधे युद्ध के मैदान से। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी बारूदी आग लग गई है। विध्वंस की आग इसलिए विस्फोटक हो गई है क्योंकि सर्दी आने वाली है। सर्दी में लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन में कब्जे की जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों की सेनाएं ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहती हैं ताकि सर्दी की जंग में उन्हें बड़ी बढ़त मिल सके। यूक्रेन में अगस्त और सितंबर का महीना जंग के लिहाज से काफी नाजुक है। सितंबर के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, बर्फबारी से युद्ध का मैदान जम जाएगा। रास्ते बंद हो जाएंगे। खराब मौसम की वजह से हथियारों और रसद की सप्लाई बाधित हो जाएगी। ऐसे में लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। यही वजह है कि अगस्त और सितंबर में कब्जे वाली भीषण जंग होने जा रही है। 2 महीने में दोनों सेनाओं की कोशिश ज्यादा से ज्यादा इलाके और अहम रास्तों को अपने कब्जे में लेना है। इसीलिए सर्दी से पहले सबसे भीषण जंग शुरू हो गई है। दोनों ओर से जबरदस्त बमबारी हो रही है। डोनेस्क, लुहांस्क, बाखमुत, ज़ेपोरिज़िया, सूमी, ओडेसा, लवीव, टर्नोपिल, खमेलनित्स्की में सबसे ज्यादा बारूद बरस रहा है। हालात ऐसे हैं कि मारे गए सैनिकों की लाशों में भी माइंस लगाए जा रहे हैं, जिससे तबाही बहुत ज्यादा हो रही है। युद्ध के पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेन को बहुत बड़ा आघात लगा है। यहाँ उसके 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। रूस का प्रहार इतना भीषण रूप ले चुका है कि जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक सामूहिक सरेंडर करने को मजबूर हैं। डोनेस्क में रूस के भीषण हमले में यूक्रेन के 400 जवान खत्म हो गए। ज़ेपोरिज़िया में हमला कर रूस ने यूक्रेन के टैंक और हथियार को जला दिया। रूसी फौज ने रॉकेट से जबरदस्त प्रहार किया तो बाखमुत में यूक्रेन की कई पोजीशन तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन को भस्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी हमले में यूक्रेन के 175 जवान मारे गए। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 8 हमलों को नाकाम कर दिया। सूमी में भी यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खार्किव में रूस ने यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन को खत्म कर दिया। रूस जबरदस्त वार कर रहा है तो यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। दोनों तरफ से ऐसी बारूदी बारिश हो रही है जिससे जंग ने विनाशक रूप अख्तियार कर लिया है।
यूक्रेन ने बाखमुत में रूस के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के बीएमपी फाइटिंग व्हीकल्स को खत्म कर दिया। ओडेसा में यूक्रेन ने रूसी पोजीशन पर रॉकेट से भीषण हमला किया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस के 4 टैंकों को जलाकर भस्म कर दिया गया। ज़ेलेंस्की सेना काउंटर अटैक की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन रूस की बारूदी बारिश के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। यूक्रेन को नेटो से मदद नहीं मिल रही। यूक्रेनी सैनिकों के पास हथियार नहीं है, इसलिए या तो वो मर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। पुतिन ने पोलैंड और बाल्टिक देशों का मोर्चा गर्म कर दिया है और नेटो के पास पहले ही हथियार कम होने लगे थे। ऐसे में अब नेटो यूक्रेन को हथियार देने में कंजूसी कर रहा है। इसका फायदा उठाकर रूसी सेना यूक्रेनी सेना को तबाह कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस यूक्रेन के 1200 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। दरअसल रूस की कोशिश यूक्रेन को यू शेप की एक स्ट्रिप बनाना है। यह स्ट्रिप सूमी से लेकर लवीव तक होगी। यही वजह है कि रूस सूमी, खार्किव, नीप्रो, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ओडेसा और लवीव में भीषण हमले कर रहा है। रूस की यह स्ट्रिप जब बन जाएगी तो यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। रूसी सेना का आक्रमण बता रहा है कि यूक्रेन का अंत बहुत निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले युद्ध से जुड़ी इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जो आ रही है बाखमुत के मैदान से। बाखमुत में फिर शुरू हुई है आमने सामने की जंग। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने फायरिंग की है। मशीन गन से रूसी पोजीशन पर हमला किया गया। बाखमुत को रूसी कब्जे से आजादी का ये मिशन है। यूक्रेन रूस के बीच का संघर्ष और भीषण हो रहा है, लेकिन संकट यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर गहरा रहा है। बात नेटो मेंबर पोलैंड की हो रही है। वहीं पोलैंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर था, और हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जिसमें पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का भी केंद्र बन सकता है। तो क्या रूस ने पोलैंड पर हमले की तैयारी कर ली है? क्या पोलैंड को दहलाने का प्लान अमल में लाया जा रहा है, या फिर क्रेमलिन ने कोई दूसरा रणनीतिक रास्ता अपनाया है? देखिए इस रिपोर्ट में। 1 सितंबर 1939 जर्मनी की बड़ी जीत। ये तारीख सिर्फ पोलैंड के एक हिस्से पर जर्मनी के कब्जे की नहीं थी, बल्कि ये तारीख सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की है। हालांकि जर्मनी की इस जीत से दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी है, तब किसी के लिए भी समझ पाना आसान नहीं था। लेकिन इस त्रासदी को समझने के लिए संकेत कुछ दिन बाद ही मिला। 17 सितंबर 1939 यूएसएसआर का आक्रमण। सोवियत सेना ने पोलैंड को निशाना बनाया, बम बारूद और धमाकों से पोलैंड को दहला दिया, और सिर्फ एक दिन में यानी 18 सितंबर 1939 को ही वॉरसॉ का पतन हो गया। हालांकि पूरी तरह से कब्जा 6 अक्टूबर को हुआ था, और देखते ही देखते इस संघर्ष पर विश्व युद्ध की मोहर लग गई। और अब यही पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का भी केंद्र बनने जा रहा है। नेटो के खिलाफ रूस के एक्शन को लेकर जो अनुमान लगाया गया था, उससे कहीं ज्यादा भयानक सच है वैगनर पीएमसी के जवानों की बेलारूस में तैनाती और सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ उनके बढ़ते कदम का मकसद साफ होते ही नेटो की तैयारी का एक नया लेवल देखा जा रहा है। और यह लेवल
भविष्य में महाविनाशक जंग के सबसे बड़े संकेत हैं। आप भी वो संकेत समझ लीजिए, जिसमें पहला है पोलैंड की सीमा पर लगता सैन्य जमावड़ा, दूसरा है वैगनर लड़ाकों की सुवाल्की कॉरिडोर पर नजर, तीसरा है बेलारूस सीमा पर सैन्य तैनाती लगातार बढ़ाना, चौथा है पोलैंड की सेना को मिली कार्रवाई की खुली छूट, और पांचवा है पोलैंड की सीमा के पास बड़े लेवल पर हो रहे दौरे। हालांकि इसमें चौंकाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैगनर लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने और फिर सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ने की स्थिति ही जंग की तैयारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन हो सकता है कि इस प्रमाण को अनुमान की जमीन पर परीक्षा देना पड़ता, लेकिन अब इस परीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रमाण पर मोहर लगा दी है खुद पोलैंड और लिथुआनिया ने। दरअसल लिथुआनिया के प्रेसिडेंट गीतानास नौसेदा और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर मात्यूस मोराविकी ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात के दौरान बेलारूस में मौजूद वैगनर पीएमसी पर चर्चा हुई है। इस बातचीत का विषय वैगनर लड़ाकों के रूप में बढ़ रहा खतरा था। अब आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि इस बातचीत के साथ ही पोलैंड ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी। रणनीति यह है कि अब पोलैंड की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों को भेजना जारी रखा जाएगा, ताकि वैगनर लड़ाकों को रोका जा सके। और यह खुलासा किसी सूत्र के हवाले से नहीं हुआ, बल्कि खुद पोलिश रक्षा मंत्री ने किया है। उनके मुताबिक पोलैंड दुश्मनों के आक्रमण रोकने के लिए स्वतंत्र है। हम आक्रमण रोकने के लिए सीमा पर तैनाती बढ़ाएंगे। हम बेलारूस सीमा पर अपनी तैनाती अब बढ़ाते रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ 100 वैगनर लड़ाकों की टुकड़ी का पोलैंड की सीमा के पास पहुंचना ही नेटो के खिलाफ जंग का प्रमाण है, या फिर कुछ और ऐसे संकेत मिले हैं जो विश्व युद्ध की आशंका को सच साबित कर रहे हैं। दरअसल पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर वैगनर लड़ाके पहुंच चुके हैं, जो कि रूस का रणनीतिक कदम है। लेकिन 2 दिन में 2 बार बेलारूसी राष्ट्रपति का बॉर्डर दौरा चौंकाता है। पोलैंड बेलारूस सीमा पर जंगी तैयारी के बीच चौंकाने वाला चेहरा लुकाशेंको का ही है। अगर सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे का कोई प्लान बेलारूस का या रूस का नहीं है, तो फिर वैगनर लड़ाकों की मौजूदगी वाली सीमा पर प्रेसिडेंट लुकाशेंको क्यों पहुंचे? और इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को दहला सकता है। दरअसल पोलैंड बॉर्डर पर रूस के स्कंदर मिसाइल तैनात कर दी गई हैं। स्कंदर मिसाइल एटमी हथियार ढोने में सक्षम अस्त्र है, और इस तैनात मिसाइलों को ऑपरेशन वैगनर को सौंप दिया गया है। और आधिकारिक रूप से मिसाइल ऑपरेशन सुपुर्दगी के लिए ही लुकाशेंको बॉर्डर पर पहुंचे थे। यही वजह है कि पोलैंड और लिथुआनिया में जंगी तैयारी का एक नया चरण शुरू हो गया है। यहां तक कि पोलैंड ने खुलेआम हथियारों के इस्तेमाल की छूट अपनी सेना को दे दी है। पोलिश जनरल मारेक सोकोलवस्की की माने तो सीमा पर आक्रामक गतिविधियों का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। सेना को गोला बारूद इस्तेमाल करने की पूरी छूट दी गई है, और इन हमलों के लिए सीमा पर फाइटर हेलीकॉप्टर्स की तैनाती भी कर दी गई है। और खास बात यह है कि इन स्ट्राइकर हेलीकॉप्टर्स की जिम्मेदारी उन पायलट्स को सौंपी गई है जो अफगानिस्तान के रक्षा क्षेत्र में सेवा दे चुके हैं, और उनके अनुभवों का इस्तेमाल सीमा पर करने से पोलैंड बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। बेलारूस सीमा पर हेलीकॉप्टर की तैनाती बताती है कि अब जंग में पोलैंड की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का भी एपिसेंटर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा संकेत है बेलारूस में तैनाती के बाद आया प्रिगोजिन का पहला बयान, और बयान ये है कि सुवाल्की कॉरिडोर की आजादी के लिए ठीक वैसी ही और उतनी ताकत से जंग लड़ी जाएगी जितनी कि किसी देश को आजाद कराने के लिए ताकत झोंकी जाती है। यानी तय है कि आने वाले दिनों में पोलैंड ही केंद्र होगा जहां से विश्व युद्ध शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 1.5 साल से यूक्रेन के हर नागरिक की जिंदगी अनिश्चितताओं में उलझी हुई है। रूस से लड़ रहे इस देश के ज्यादातर लोगों ने युद्ध में अपना कुछ न कुछ गंवाया है।
हर नागरिक के दिल में रूस से इंतकाम की आग है। यही वजह है कि यूक्रेन की महिलाएं भी युद्ध के बाद से सेना में जुड़ती रहीं और बहुत तेजी से लेडी आर्मी की संख्या यूक्रेन में बढ़ गई। अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर हजारों महिलाएं इस वक्त रूस को हराने की हसरत लिए हजारों महिलाएं युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। महिलाओं ने इतनी बहादुरी दिखाई है कि अब युद्ध और ब्रिगेड की कमान भी महिलाओं के हाथों में जाने लगी है। चेहरा जितना खूबसूरत, जंग के मैदान में बर्ताव उतना ही खूंखार। यूक्रेन के इन वर्दीधारी सैनिकों का अतीत बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस था, लेकिन अब इनकी किस्मत में बारूद की महक, जंग के मैदान की धूल और घर के नाम पर जमीन के नीचे बंकर है। यूक्रेन की महिला सैनिकों को देखकर यकीन होता है कि वाकई हालात सब कुछ सिखा देता है। इंतकाम का तूफान इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अपने परिवार की सलामती के लिए कोई भी महिला किस हद तक जा सकती है, ये यूक्रेन में पिछले 1.5 वर्षों से देखा जा रहा है। जिन हाथों ने कभी हथियार नहीं छुए, जिन कंधों पर मासूम बच्चे खेलते थे, जिनकी दुनिया फैशन और लग्जरी लाइफ तक सिमटी थी, वो आज जंग के मैदान में है। देखिए कैसे जले हुए टैंक और मलबे के बीच से सामने आती है एक महिला सैनिक, जिसके सिर पर ना हेलमेट है, ना बॉडी आर्मर। 1.5 सालों में बहादुरी की इतनी मिसालें दी जा चुकी हैं कि अब जंग की कमान भी महिलाओं के हाथों में शिफ्ट होने लगी है। ज़ेलेंस्की की पत्नी अब कमांडर से मुलाकात कर रही है। महिला सैनिकों को सैन्य यूनिट का कमांडर बनाया जा रहा है। महिला स्नाइपर्स की नई टुकड़ी बनाई गई है। यूक्रेन लेडी आर्मी से जुड़ी ऐसी कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, जिससे जाहिर होता है कि महिलाएं जंग के मोर्चे पर भी पुरुषों से आगे निकल सकती हैं। ग्लैमरस कपड़े और हाथों में असॉल्ट राइफल। यूक्रेन की एवगोनिया एमरल्ड युद्ध से पहले ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ी थी, लेकिन अब एमरल्ड एक स्नाइपर बन चुकी है। कई रूसी सैनिकों के सिर और सीने में गोली दाग चुकी है। एक 31 साल की एमरल्ड अब 3 महीने की बच्ची की देखभाल कर रही है। 2022 में एमरल्ड ने खार्किव के जंगल में एक सैनिक से शादी की थी। 2014 में एमरल्ड ने सेना की ट्रेनिंग ली थी। 2022 में सेना से जुड़ गई। एमरल्ड रूस के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहती थी। रूस के सैनिकों को सबक सिखाने की सौगंध ले चुकी थी। सेना के कमांडर ने एमरल्ड को स्नाइपर गन से प्रैक्टिस करने का आदेश दिया। पहली बार किसी दुश्मन की हत्या के लिए गोली चलाने के दौरान एमरल्ड के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन की मीडिया में भी इस लेडी की खूब तारीफ होती है। युद्ध के दौरान ही शादी हुई और मां भी बनी। एमरल्ड अपने बच्चे की देखभाल करने के बाद दोबारा जंग के मैदान में लौट जाएगी, ताकि उसका बच्चा, पति और उसका देश महफूज रहे। जंग में शामिल होने वाली ऐसी कई यूक्रेनी महिलाएं हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के कुल सैनिकों में सिर्फ 15% महिला सैनिक हैं। इस वक्त 60,000 महिलाएं यूक्रेन की आर्मी से जुड़ी हैं। रूसी आक्रमण से पहले यूक्रेन की सेना में 32,000 फीमेल फाइटर थी। 42,000 महिलाओं की तैनाती अलग अलग मोर्चे पर है। 5,000 महिला सैनिक फ्रंट लाइन पर जान की बाजी लगाकर लड़ रही हैं। यूक्रेन की आर्मी में सभी ताकतवर पदों पर पुरुषों का कब्जा है। युद्ध से पहले महिला सैनिकों को दफ्तर के छोटे मोटे काम दिए जाते थे, लेकिन युद्ध ने यूक्रेन में हालात को बदला और महिलाओं को जंग में खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका दिया।
प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी अब महिला सैनिकों पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। महिलाओं को कमांडर बनाया जा रहा है। लेडी कमांडर्स पुरुषों का नेतृत्व कर रही हैं। लेडी कमांडर्स ही युद्ध की रणनीति बना रही हैं। सेना की कई टुकड़ी महिलाओं के हाथों में है। रूस को मात देने के लिए हजारों यूक्रेनी लड़कियां हथियार उठा चुकी हैं। कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजर रही हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं। महिलाओं और लड़कियों की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। महिलाएं सेना के हर फील्ड में मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। आर्टिलरी से लेकर स्नाइपर और ड्रोन से लेकर रॉकेट दागने तक की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा चुकी है। इनमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार, पति या दोस्त को गंवाया है। ज्यादातर महिलाओं के दिल में बदले का तूफान है और ये रूस के सैनिकों को बारूदी प्रहार से भस्म करने की ठान चुकी है। अब तक जेलेंस्की का हौसला बढ़ाने वाली उनकी पत्नी भी खुलकर सामने आ चुकी है और दुनिया से मदद की अपील करने के साथ ही सेना के कमांडर से मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो बेलगोरोद से है। बेलगोरोद में रूस की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। बेलगोरोद में रूस ने भेजे हैं विध्वंसक हथियार। प्रशासन को दी जा रही है असॉल्ट राइफलें भी। एंटी ड्रोन वेपन और व्हीकल भी सौंपे गए हैं बेलगोरोद को। देखिए किस तरह से बेलगोरोद में तैयारी कर रहा है रूस। यहाँ पर राइफलें सौंपी जा रही हैं। एंटी ड्रोन वेपन और व्हीकल्स भी सौंपे गए हैं बेलगोरोद में। प्रशासन को ये असॉल्ट राइफलें भी दी जा रही हैं। रूस के हमले अब यूक्रेन को करीब करीब लांघ कर ऐसी सीमा पर हो रहे हैं जो नेटो के लिए चुनौती बन रही है। इसीलिए मौजूदा स्थिति में कुछ भी सामान्य नहीं दिख रहा है, जिसकी पुष्टि करता है डेन्यूब नदी के तट पर यूक्रेन के इज़माइल पोर्ट पर हमला। यह हमला ठीक रोमानिया के मुहाने पर हुआ है और चौंकाने वाला जानकारी यह है कि रोमानिया की मीडिया ने रूसी ड्रोन्स की रोमानिया में एंट्री का भी दावा कर दिया है। तो क्या वाकई रूस ने रोमानिया पर हमला किया है या फिर विश्व युद्ध की आग भड़काने की ये कोई नई रणनीति है? देखिए इस रिपोर्ट। पहले पोलैंड सुलगा, अब टारगेट 2 रोमानिया। यूक्रेन को यूरोप से जोड़ने वाली डैन्यूब नदी के 2 तट इस समय रूसी बारूद से सुलग रहे हैं। पहले तट पर है इस्माइल पोर्ट और दूसरे तट पर है रोमानिया। यानी जिसकी कल्पना से भी डर का माहौल बन सकता है, वो कल्पना हकीकत में तब्दील हो गई है। डैन्यूब नदी के तट पर यूक्रेन के इस्माइल पोर्ट पर हमला फिर भी बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन डैन्यूब नदी और उस नदी के पार रोमानिया तक रूस का बारूद पहुंचना एक ऐसे खतरे का संकेत है जो विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों रोमानिया और यूक्रेन को अलग करने वाली डैन्यूब नदी के तट पर बने यूक्रेन के इस्माइल पोर्ट को रूस टारगेट कर रहा है। अनाज के गोदाम वाले इस पोर्ट को लगातार बारूदी धमाकों से दहला रहा है, जिससे रोमानिया ने जंग का संकट महसूस कर लिया। लेकिन अब हालात सिर्फ संकट महसूस करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट सिर पर आ चुका है। रोमानियाई मीडिया ने दावा किया है कि इस्माइल पोर्ट पर हमले से रोमानिया की सुरक्षा खतरे में आ गई है। इस हमले के दौरान रूस का एक ड्रोन रोमानिया तक पहुंच गया। रूस का यह ड्रोन सिटालचियोई शहर में रिहायशी इलाकों में गिरा है और रूस के इस हमले में कुछ इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये सिर्फ मीडिया का दावा था, जिसके साथ जारी वीडियो को सबूत के अभाव के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस धमाके की पुष्टि के लिए दूसरा मोर्चा भी खुल गया, जिससे संभाला शहर के मेयर ट्यूडर सेनेरगो ने। उनके मुताबिक इस्माइल पोर्ट पर हमले में ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। इन्हीं में से एक ड्रोन रोमानियाई क्षेत्र में दाखिल हो गया। इन ड्रोन्स के आने की पुष्टि शहर के कई लोगों ने की है। हालांकि इस दावे को भी नकारा जा सकता था, लेकिन पुष्टि के लिए एक तस्वीर जारी की गई है जो बताती है कि सिटालचियोई शहर में कहीं धमाका हुआ है। फिर भी इस तथ्य को नकारा जा सकता है, क्योंकि दावा आधिकारिक तथ्यों पर आधारित नहीं है।
जिसे रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है। रोमानियाई डिफेंस मिनिस्ट्री से जारी बयान के मुताबिक इस्माइल पोर्ट पर हमले के दौरान रोमानिया की सीमा में ड्रोन दाखिल होने की जानकारी नहीं है। सिटालचियोई शहर में भी ड्रोन गिरने के सबूत नहीं मिले हैं। हालात पर नजर है और जांच जारी है। जुलाई बीतने के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के विंटर फेज की तैयारी शुरू हो गई है। पिछली बार रूस ने मिसाइलों से प्रहार करके यूक्रेन के बिजली सप्लाई सिस्टम को ठप कर दिया था। अब एक बार फिर मौसम का फायदा उठाकर रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेटो देशों से मिलने वाली मदद बेहद कम हो गई है। ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिलने की उम्मीद बेहद कम हो गई है। धमाकों के इस दौर के बीच मौसम का चक्र घूमने वाला है। फिर बर्फबारी होगी, युद्ध के साथ मौसम भी चुनौती बनेगा। सर्दी से मुकाबले के साथ यूक्रेन को रूस के हमलों का मुकाबला करना है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूक्रेन बेहद कमजोर और रूस बेहद मजबूत नजर आ रहा है। कुछ सवालों का जवाब सुनिए और फिर अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन का क्या हाल होने वाला है। सवाल है, क्या यूक्रेन को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिलेगी? जवाब है, ब्रिटेन और मिसाइल देने की हालत में नहीं है। सवाल है, क्या जर्मनी की लॉन्ग रेंज टॉरस मिसाइल उस कमी को दूर करेगी? जवाब है, जर्मनी मिसाइल नहीं देगा। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका से अब्राम्स टैंक पहुंच जाएंगे? जवाब है, टैंक आएंगे, लेकिन ज्यादातर सेंसर्स निकाले जा चुके हैं। जर्मनी की लॉन्ग रेंज टॉरस मिसाइल यूक्रेन की नई ताकत बनने वाली थी, लेकिन जर्मनी ने मिसाइल देने से मना कर दिया है। न ब्रिटेन, न जर्मनी और न अमेरिका। अगर यूक्रेन को हथियार नहीं मिले तो सर्द मौसम में यूक्रेन बेहद कमजोर हो जाएगा, क्योंकि रूस का विंटर प्लान बेहद घातक है। इस बार विंटर में यूक्रेन पर नॉर्थ कोरिया के हथियारों से प्रहार हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हथियारों की डील हो चुकी है। किम जोंग पुतिन को घातक हथियारों की सप्लाई करेगा और इसका अंजाम यूक्रेन में नजर आ सकता है। रूस के रक्षा मंत्री और किम की मुलाकात इस बात का सबूत है कि रूस को नया मददगार मिल चुका है और विंटर प्लान में कोरियन हथियार को अहमियत दी जाएगी। अमेरिका का दावा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की फैक्ट्री रूस में खुल चुकी है। ईरान की मदद से अब रूस में ही ड्रोन का प्रोडक्शन होगा। रूस में फैक्ट्री बनाने के बाद पुतिन को ड्रोन की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ रूस ने नए सैनिकों की भर्ती का मिशन भी तेज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान में लड़ाकों की भर्ती चल रही है। लाखों युवाओं को रूस ने सैनिक बना लिया है। 3 अगस्त तक 2,31,000 सैनिकों की भर्ती हो चुकी है। एक तरफ सैनिक जुटाने के लिए रूस भारी भरकम खर्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ हथियारों का इंतजाम भी पूरा कर लिया गया है। ज़ेलेंस्की लगातार नेटो देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेटो देशों से अब यूक्रेन को हथियारों की खेप नहीं मिल रही है। रूस ने पिछली बार सर्दियों में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था और यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए थे। लोगों को हीटिंग सिस्टम और पानी तक नहीं मिल पा रहा था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार होगा। सर्दियों में यूक्रेन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लाचार होगा। जंग का एक मोर्चा रूस यूक्रेन के बीच खुला हुआ है, तो दूसरा मोर्चा अफ्रीकी देशों और पश्चिमी देशों में खुल सकता है, क्योंकि नाइजर और दूसरे अफ्रीकी देशों ने खुला ऐलान कर दिया है कि गोल्ड और यूरेनियम की सप्लाई यूरोप को बंद कर दी जाएगी, जिससे यूरोप में बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। इससे नेटो भड़क गया है और नाइजर समेत विरोध करने वाले अफ्रीकी देशों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अफ्रीकी देशों की ललकार, यूरोप में हाहाकार।
नहीं मिलेगा यूरेनियम, यूरोप में सबसे बड़ा संकट। पहले नाइजर, फिर बुर्किना फासो और माली ने खुलकर पश्चिमी देशों का विरोध शुरू कर दिया है। नाइजर के आर्मी कमांडर अब्दुर्रहमान त्वियानी के अलावा बुर्किना फासो के 35 साल से शासक की तरफ से यूरोपीय देशों को यूरेनियम और गोल्ड की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया है। धीरे धीरे विरोध की ये आग तमाम पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैल गई है। बुर्किना फासो के सैन्य कमांडर जनरल इब्राहिम ट्रोरे की तरफ से ऐलान हुआ है, अफ्रीका में पश्चिमी शासन के गुलामी का समय समाप्त हो गया है और पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब या तो मातृभूमि या मृत्यु। इब्राहिम ट्रोरे की हुंकार के बाद नाइजर, गिनी, माली और अल्जीरिया की तरफ से भी फ्रांस और अमेरिका को चैलेंज कर दिया गया है। यानी अब उन तमाम देशों को यूरेनियम की सप्लाई बंद हो जाएगी जहां अब तक यूरेनियम जाता रहा है। यानी आने वाली सर्दियों में यूरोप में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के 75% हिस्से में पश्चिमी अफ्रीका से आए यूरेनियम से बिजली उत्पादन होता है। खासतौर से फ्रांस के लिए यह बड़ा संकट होगा, क्योंकि फ्रांस के लिए पूरा यूरेनियम नाइजर से आता है। क्योंकि नाइजर में तख्ता पलट के बाद फ्रांस के सैनिकों को वहां से भगा दिया गया। फ्रांस की कंपनियों और फैक्ट्रियों पर कब्जा किया जाने लगा, जबकि एक वक्त में नाइजर पर फ्रांस का राज था। लेकिन 60 के दशक में नाइजर की आजादी के बाद भी फ्रांस का दबदबा वहां बना रहा। लेकिन अब नाइजर में हालात बदल चुके हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के विद्रोही तेवर को देखते हुए नेटो ने सीधी धमकी दे डाली है। पश्चिमी देश आज से नाइजर और दूसरे अफ्रीकी देशों पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब से वहां तमाम उड़ानों, आयात निर्यात, मानवीय सहायता और हर तरह के लेन देन पर रोक लगाई जाती है।